अब हम लाइव जा रहे हैं। है जी। नमस्कार, मैं नमस्कार डॉक्टर रितु शर्मा जी। मैं डॉक्टर रितु मैं शर्मा द्वारिका ननद प्रसाद पांडे अग्रवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आज जी हम हिंदी साहित्य जगत में द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे, जो एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी लेखनी जीवन के विविध रंगों को सहजता, संवेदना और अनुभव की गहराई के साथ अभिव्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे अग्रवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एमए, बीकॉम और एलएलबी में एमए, बीकॉम और एलएलबी जैसी बहुआयामी डिग्रियां प्राप्त की हैं और अपने व्यावसायिक जीवन में आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और निरंतर साहित्य साधना भी कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व विकास, व्यवहार विज्ञान और कॉर्पोरेट प्रबंधन के क्षेत्र में आपका 25 वर्षों का प्रशिक्षक के रूप में अनुभव है। उन्होंने मानव मन संबंधों और सामाजिक संरचनाओं को बहुत निकट से समझा है और शायद यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जीवन की सच्चाइयाँ अत्यंत स्वाभाविक रूप से उभर कर आती हैं। तो अभी तक आपकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उसमें आपकी आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और लेख और न जाने क्या क्या। तो चलिए, अब मैं आपका समय खराब नहीं करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के अतिथि से और स्वागत करती हूँ हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे हिंदी विद्वानों का और सभी का हृदय से स्वागत है। सर, आपका मंच पर पुनः स्वागत है। धन्यवाद, आपने बुलाया। इस मंच पर मेरा सौभाग्य है। आभार सर। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे मंच पर जो भी अतिथि आते हैं उनके मन में जिज्ञासा रहती है उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। तो वो जी जानना चाहते हैं, जैसा कि हमें मालूम भी हुआ कि आपने एलएलबी की है, व्यवहार प्रबंधक। आपका जो रुचि थी वो दूसरी थी, फिर अचानक आप लेखन में आ गए। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप लेखन में आए? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, मंच आपका है। असल में लेखन तो मैंने तब शुरू किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1968 में, 68 में। और उस समय मेरे अरे, लेख निर्माण और धार्मिक जैसी पत्रिकाओं में छपे भी थे। उसके बाद मैं व्यापार पे लग गया तो लिखना पढ़ना सब बंद हो गया। उसके बाद 1982 में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल से जुड़ा। उसमें जब जुड़ा तो मैंने देखा कि व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं और बोलने वाले एक से एक बढ़िया बोलते हैं, और उसका असर भी था। मैं जब पढ़ता था तो डेल कार्नेगी और स्वेट मार्टिन की किताबें पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अ, पश्चिमी देशों में कितनी तरक्की है, कितना युवाओं के साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ तो बस नकारात्मक व्यवहार। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम रिक्शा चलाओगे, तुम ऑटो चलाओगे, इस प्रकार की बातें होती थी। और वहां पर उत्साह बढ़ाने वाली बातें थी, व्यक्तित्व को बढ़ाने वाली बातें थी। जैसी में मुझे वो सब मिला तो मैं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षक बन गया और धीरे धीरे इंटरनेशनल क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद कारपोरेट सेक्टर में मेरी डिमांड होने लग गई और करीब 25 साल तक मैंने ये काम किया। उसके बाद मुझे मुंह में कैंसर हो गया, 3 बार सर्जरी हुई, 2 बार इस गाल की और 1 बार इस गाल की। तो बोलने में तकलीफ होने लग गई, उच्चारण दोष आ गया, मुंह सूखने लग गया। इन सब बातों के कारण मेरा ट्रेनिंग का काम बंद हो गया, पर अंदर कुलबुलाहट तो जारी जारी थी। वो अब क्या करूं, अब कैसे जीऊं? तो फिर अचानक मेरे हाथ जी जी मैं उसको करता रहा और धीरे धीरे तब मैं इस पर मैं लेखन किया। तो लेखन में मेरी जो मेरी जो मेरा जो बोलना
हुआ, वो लिखने में जागृत हो गया। ये बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई सर, और मतलब महत्वपूर्ण भी रहा जब आपने देखा कि पश्चिम में किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे देश में थोड़ा-सा कम किया जाता है। तो आपने जो पहल की, ये पहल अपने आप में बहुत बिल्कुल नहीं किया सराहनीय जाता, पहल है। कम नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। जी, बिल्कुल, और आपने बताया कि उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। तो ये आपका एक लम्हा अनुभव रहा। फिर आपने 3 आत्मकथा लिखी। ये अपने आप में एक जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि 3 आत्मकथा, न वो समझे, न वो समझ सके, न हम, और पल-पल ये पल, और दुनिया रंग-बिरंगी। इसके पीछे क्या जी हाँ, प्रेरणा रही? क्योंकि जब कोरोना काल था, मेरी आपसे पहचान तभी हुई थी, और तब मैंने भी, जी जब आप डालते थे फ़ेसबुक पर कुछ अंश, तो मुझे लगता था मेरे घर से कोई है जो हमें बता रहे हैं कि ऐसे होता था, उस समय ऐसे होता था। तो ये आत्मकथा लिखने की प्रेरणा कैसे मिली सर? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड मैंने पढ़े, दोबारा पढ़े। जी, जब दोबारा मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जी। से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, खेल से जुड़े लोग हैं, सिनेमा से जुड़े लोग हैं। इनकी आत्मकथाएं तो लोग पढ़ते हैं, समझते भी हैं, लोग प्रेरणा भी देते हैं। पर मेरे सामने जिनकी भी आत्मकथा होती है, एक असली व्यक्ति की भी आत्मकथा होती है। वो क्यों असली हुआ? उसके सोचा कि कौन बाधाएं हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, और मैंने अपने लेखन आमतौर से लोग लगता है सर के यहाँ थोड़ा-थोड़ा नेट का नुकसान है। जी। जी सर, कंटिन्यू रखें सर। जी। जी जी सर, आप बता रहे थे कि आपने अमिताभ बच्चन के पिताजी को उनकी अल आत्मकथा पढ़ी और 4 बार पढ़ी, और उनसे प्रेरित होकर आपने एक आम आदमी की आत्मकथा लिखी। ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग मैं कहूँ था, कि लोगों ने बिल्कुल अलग हट के एक साधारण व्यक्ति की आत्मकथा में इतनी रुचि दिखाई कि आपको 3 खंड उसके लिखने पड़े। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? असल में जी, हमारे भारत उपमहाद्वीप में, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, नेपाल भी शामिल है, सिक्किम भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, आसपास के सब देश शामिल हैं। सब जगह संयुक्त परिवार का चलन है। लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, और सबके साथ एक जैसी घटनाएं होती हैं। जो मेरे साथ हुई, मेरी आत्मकथा में घटनाएं हुई, वो सबके साथ हुई। इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि मेरी इन्होंने लिख दी। तो बात ये है, बहुत है संयुक्त परिवार जो अपने तरीके से चलते हैं, ज्यादातर बेतरीके चलते हैं। तो उस तरीके को, या तो तरीका सुधारे, और या लोग संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट को छोड़ें। यदि आपको अपने मन का काम करना है, यदि कुछ तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, अपना परिवार, और दूसरा, अपना शहर छोड़ो। जी जी सर, इसमें एक बड़ी बड़ी रोचक जो आपकी कथा, आत्मकथा थी, जिसमें एक अंश भी आया था कि आपके दादाजी जो थे, वो बहुत ज़्यादा कैसे कहें कि बहुत सख्त मिजाज थे और नियमों के पक्के थे। और उनके साथ जब आपने बताया कि किस तरह से आपने तालमेल बैठाया आपके नवविवाहित जीवन का, तो वो बहुत रोचक किस्सा था। हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। अरे बेटा नेट।
मुझे लग रहा है कि शायद सर का कनेक्शन थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि अ, दूसरी जगह हैं तो हो जाता है कभी-कभी कि ऐसा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन कार्यक्रम तो हमारा चल ही रहा है, और आप सबने भी द्वारका जी को देखा भी है और उनको पढ़ा भी है, तो ये कार्यक्रम बहुत रोचक हो रहा है, मेरे लिए भी रोचक हो रहा है, आपके लिए भी रोचक है। ऐसा लग रहा है कि हम घर के ही किसी बड़े बुजुर्ग को बैठाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है वो हमसे दोबारा जुड़ेंगे, किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि बिलासपुर है और ये तकनीकी चीज़ें हैं, कभी-कभी व्यवधान आ जाता है, तो हम कनेक्ट होते हैं दोबारा से। हाँ, फिर से जी, कनेक्ट हो गया। जी, जी सर, जी, जी, कहें। हो जाता है, ये तकनीकी चीज़ें हैं। तो सर इसमें जी, एक आपके जो आत्मकथा थी उसमें ये था कि आपके जो दद्दा जी थे, वो नियमों के बड़े हुँ, पाबंद थे, और उसमें जब आपने बताया कि किस तरह से आपने तालमेल बैठाया अपनी हाँ। पढ़ाई को लेकर भी और जीवन को भी, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। क्या आपने पूछा, फिर से पूछें? आपके जो दद आपने अपनी आत्मकथा में अपने दादा जी का वर्णन भी किया है कि नियमों के बहुत पाबंद थे और घर में उनको सब चीजें समय पर और नियम अनुसार चाहिए होती थी। तो उस समय आपने जो तालमेल बैठाया, क्योंकि वो तो चाहते थे कि आप भी दुकान पर बैठें, अ, अपना जो रोजगार, हाँ, जो घर का व्यवसाय है वही संभालें, लेकिन आप तो वकालत करने चले गए थे, तो कैसे तालमेल बैठाया? अब उनसे तालमेल बैठ तो देता हूँ। आपके शायद नेट की प्रॉब्लम हो रही है सर। जी, जी। तो जी सर। हाँ, अब दिख गई, ठीक है। अब फिर से कनेक्ट हो गया। हाँ, हाँ, जी सर। क्या बात है, बहुत परेशान। कोई बात नहीं सर, हो जाता है, नेट है, ये तो तकनीकी चीज़ें हैं। दादाजी बहुत इंसान थे। अपने कानून के पक्के, एकदम सच, बड़ी आवाज, ऊंचा, और काठी काठी, और उनसे सिर्फ घर डरते थे, मोहल्ले के लोग थे, तो डांट डपट के रखते, डांट डपट के रखना उनको होता। एक ऐसे व्यक्ति के साथ डरने में मुझे बहुत इच्छा हुई, लेकिन फिर उनका बेटा होने के नाते मैंने उनसे संपर्क बनाए रखा, उनके लिए काम कर रहा, उनसे बात रहा, उनसे सहता रहा। परंतु एक बार जब शपथ हो गया तो हाँ, भैया हमको जी, बड़ा जाहिर किया, और मुझे था कि तुम्हें एहसास हुआ कि बेटा ठीक है। जी, जी, आपके जी हाँ। ये तो थी आपकी आत्मकथा की बात। आपने हिंदी साहित्य लेखन के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी लेखन किया, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। तो छत्तीसगढ़ उस लेखन नहीं किया, नहीं, मैंने अनुवाद कराया। छत्तीसगढ़ी भाषा से अनुवाद आपने हिंदी में किया। जी सर।
तो आपने ये अनुवाद जो किया इसका अनुभव कैसा रहा सर? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने मैंने जी सर। जी, मैंने अनुवाद नहीं किया। अच्छा। डॉक्टर धनेश्वरी सोनी से अनुवाद करवाया। जी। आपके लेखन का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद हुआ? हाँ। तो वो अनुभव कैसा रहा सर? लोगों ने तो उसको भी बहुत मन से पढ़ा होगा, सराहा होगा, नहीं, क्योंकि अभी वो वो उनकी अपनी भाषा नहीं, थी। अभी उसका कोई असर मेरे को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि किताब पब्लिश होने को है, इस महीने पब्लिश हो जाएगी। अच्छा। जी हाँ। जहाँ जहाँ एक और आपका जो शिक्षा का विषय था वो दूसरा था। उसके बाद जो लेखन आपने शुरू किया वो आत्मकथा, और उसके बाद आत्मकथा के बाद आपने यात्रा वृत्तांत लिखे। तो जो यात्रा वृत्तांत लिखे इसके पीछे की रोचक कहानी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी हाँ। आपकी यात्रा वृत्तांत के विषय में, जिसमें आपने जी मुसाफिर हाँ। कहाँ जाएगा, हाँ, कहाँ चले, कहाँ ले चले हो बताओ मुसाफिर। तो आपके दृष्टिकोण को ये यात्रा वृत्तांत जो आपने यात्रा वृत्तांत के लिए जो आपने दृष्टिकोण देखा या अपनाया, उसके बारे में हमारे दर्शक थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, घर से बाहर निकले बिना दुनिया को नहीं समझा जा सकता। हम कुएं के मेढक के जैसे अपने घर को अपनी दुनिया समझें और रहें, तो फिर हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, सोच नहीं सकते। बाहर निकलने से दुनिया समझ में आती है, लोग समझ में आते हैं, लोगों का व्यवहार समझ में आता है, वेशभूषा समझ में आती है, चाल चलन समझ में आता है। तो बाहर निकलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर समय अपना बैग तैयार रखता हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि नहीं, अब आप बाहर नहीं जाओगे, पर मैं डॉक्टर की बात नहीं मानता। मैं अभी भी, कभी भी मेरे को मौका मिलता है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। अभी इसी माह मैं कोयम्बटूर गया था, उसके पहले मैं हैदराबाद गया था। तो मैं घूमने फिरने में मैं कमजोरी नहीं करता। यद्यपि मैं 80 साल का होने पे आया हूँ, शरीर उतना साथ नहीं देता, लेकिन मन मेरा साथ देता है और मैं घूमने के लिए निकलता हूँ। घूमने से मुझे जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छी। मैं 5 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, पूरा भारत घूम चुका हूँ और अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ मैं कहीं बाहर ही जाकर मर जाऊँ। अरे सर, आप ऐसा सोचिए कि आप कहीं बाहर जाके आपकी जो एक मुस्कुराहट है और आपकी जो खुशदिली है वो बाहर फैलाएं, ऐसा जी सोचिए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो ठीक बात। ये ये ज़्यादा अच्छा थे कि लोग आपके अनुभव भी बाहर बाहर के देशों में भी आपके अनुभव लोगों को मिले। आपकी पहचान वहाँ पर भी पहले बन चुकी है, लेकिन लोगों को आपसे मिलने का, साक्षात्कार करने का अनुभव हो बाहर के देशों में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख़्याल से। जी हाँ, जी हाँ, ठीक, ठीक बोल रही हैं, ठीक जी बोल रही सर, आपकी कहानी संग्रह सर, आपका एक कहानी संग्रह है, याद किया दिल ने और तेरी हैं। जी मेरी हाँ, कहानी, जी जो हाँ, जीवन के गहरी संबंधों की संवेदनाओं को दर्शाती है। जी। क्या ये कहानी वास्तविक जीवन से प्रेरित है? जी हाँ, हमारे बिल्कुल दर्शक वास्तविक जानना चाहें। कहानियाँ हैं, वास्तविक पात्र हैं। शायद कहीं कुछ तो मैंने सही नाम दिए हैं, कुछ मैंने गलत नाम दिए हैं, लेकिन ये सब मेरे जीवन में देखी हुई, सुनी हुई, घटी हुई घटनाएँ हैं, अच्छा। सच्ची घटनाएँ। सच्ची घटनाओं को मैंने शब्द दिए। महादेवी वर्मा की एक सीरीज़ आई थी धर्मयुग में किसी ज़माने में, तो वो शब्द चित्र उन्होंने जी। जो लिखे थे, वो मेरे दिमाग में थे। उन शब्द चित्रों को मैंने अपनी मतलब उन्हीं शब्द चित्रों को मैंने घटनाओं में उतारा है। बिल्कुल सच्ची घटना है और सच्चे लोग हैं। जी।
सर, क्या किसी कहानी का छोटा-सा अंश आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना चाहेंगे या सुनाना चाहेंगे? मेरे पास अभी तो वो किताब नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर सुनाता। अभी नहीं है मेरे पास, सॉरी। कोई ऐसी घटना उस किताब में थी कि जो आपको याद रह गई और जिस पर कहानी लिखी थी आपने उस संग्रह में? कोई ऐसी घटना थी जो एक प्रेरणा बनकर आई और फिर आपने कहानी लिखी? जैसा अभी आपने महादेवी वर्मा जी का बताया उदाहरण इस तरह से कि आपको ऐसे था नहीं, उस मेरे लिए तो कोई प्रेरणादायक बातें नहीं थी, क्योंकि वो बाहरी कहानियाँ थीं। जी। कोई खास संपर्क नहीं था। बस दूर से देखता था और जी। तो सर जब आप क्योंकि आप जी, जब भी कोई लेखन करता है या सृजनात्मक चीज़ें जब हम करते हैं, तो उसमें बहुत समय देना पड़ता है और आपका जो व्यवसाय हाँ, है, वो भी समय माँगता है क्योंकि होटल व्यवसाय में मुझे मालूम है कि जी, आपको बहुत समय देना पड़ता है और उसके साथ-साथ गृहस्थी भी है। तो आप जी। इन तीनों में कैसे तालमेल बैठाते थे सर? अभी भी बैठा रहे हैं ऐसा कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। हुँ। आज ऐसा है, ये छोटी-छोटी लेकिन की बटन, की बटन अलग-अलग। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो स्विच सिस्टम से करता हूँ। इस बस वो चालू रहता है, बाकी रहता है। होटल मैनेजमेंट करता हूँ तो बाकी सब बंद। जब लिखता हूँ तो बाकी बंद। जब घर काम करता हूँ तो बाकी सब बंद। तो इस प्रकार मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बात नहीं है। दूसरी बात, अब इस उम्र में क्या करना, जो है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अब मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। खूब पैसे कैसे हम अपना अंतिम समय गुजारें, तो अंतिम समय में बिल्कुल संतुष्टि के साथ, सुख के साथ अच्छे ढंग से बिताना चाहता हूँ। जितने दिन जीऊँ, मस्त रहूँ, अच्छा रहूँ। आपसे इसी प्रकार मुस्कुरा के बातचीत करता रहूँ, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके उपन्यास मध्यम मध्यम की बात करें, आपका जो जी, उपन्यास है मध्यम मध्यम और परदेसी जाना नहीं, जी। इसमें कौन से सामाजिक मनोभाव या साकार उभर कर आते हैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इसमें आपने जी, समाज को एक अलग में मध्यम चित्रित मध्यम किया जो है। है, जी, मध्यम मध्यम एक निम्न मध्यम परिवार की लड़की की कहानी है, जो वकालत पास करती है, और वकालत पास करने के बाद उसके दिल में आता है कि अदालतों में बहुत गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए वो वकील के रूप में सफल नहीं हो सकती। वकील तो उस समाज का अंग बन जाता है, उस गड़बड़ी का अंग बन जाता है। उसे जज बनना है। तो जज बनने के लिए उस जो संघर्ष करती है, जो प्रयास करती है, ईमानदार प्रयास, बिना किसी घूस के, बिना किसी जान पहचान के, और जज बनने की उसकी कोशिशों की कहानी है मध्यम मध्यम। उसी प्रकार परदेसी जाना नहीं जो कहानी है, वो एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा दूसरे शहर चला गया है, एक बच्चा अमेरिका में जाके रहता है, और यहाँ दोनों बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। ये समस्या पूरे भारत में इस समय बहुत तेजी से है। ओल्ड एज होम्स जो हैं, वो बढ़ गए हैं, और उनमें भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि वो कमाने खाने चले गए, वो छोड़कर चले गए, अब वो आने को तैयार नहीं, ये वहां जाने के लिए तैयार नहीं, इनका वहां दिल नहीं लगता, और दिल भी लगे तो 5-6 महीने में वापस आना है, कैसा करें। और उसके बाद फिर उसमें से एक कोई टपक गया पति या पत्नी से, तो समस्या और बढ़ जाती है। तो ये जो समस्या है, इसका मैंने उस उपन्यास में एक समाधान निकालने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि शायद पाठकों को समाधान पसंद आएगा। उन पाठकों को जो बड़े शहरों में
काम करने चले गए हैं या विदेश काम करने चले गए हैं। आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। जी सर, मुझे तो सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है और आपने सही कहा, ये ज्वलन समस्या है और सिर्फ भारत में ही नहीं, अब ये विदेशों में भी हो गई है कि जी हाँ, परिस्थितियां इस तरह बदल गई हैं, जो मूल निवासी हैं वो वही देश छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं और पश्चिम में थोड़ा सा कम है अभी इसका असर, लेकिन भारत में इसका असर बहुत बढ़ गया है। लेकिन कहीं ये भी लगता है कि माता-पिता के मन में भी कहीं एक भाव होता है कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईटी में चला जाए, विदेश में जाके नौकरी करे। तो वो एक उत्साह रहता है पहले बच्चे को विदेश में भेजने का, फिर बाद में जब बच्चे वहाँ बस जाते हैं तो फिर उनकी दुनिया अलग हो जाती है। तो ये जी, भी एक विडंबना ही है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। परंतु हाँ, यहाँ उनका जो आखिरी समय है वो कैसे कटेगा? मैंने सुना है कि डेथ के बाद ऑनलाइन लोग देखते हैं कि कैसी घटना हुई, स्वयं नहीं पहुंच पाते। अभी मेरे एक मित्र की पत्नी की डेथ हुई है, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, नहीं आ पाई। ऑनलाइन उसने पूरा दृश्य देखा। कितना दुखद है कि हम अपने माता पिता का अंतिम संस्कार ऑनलाइन दिखें, खुद उपस्थित जी न हो सर। सके। कितना हाँ, कितना दुखद है। ये तो जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनके अंतिम संस्कार में हम नहीं आ पाए। बहुत दुख होता है। ये सबसे बहुत दुखद है, बिल्कुल सही कहा सर। और परिस्थितियाँ कैसे कहें कि कम से कम हम भी नौकरी करते हैं विदेश में, 22 साल हो गए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में नौकरियों से भी छुट्टी मिल जाती है और ये जी सचमुच हाँ, में एक बहुत दुखद है कि वो माँ, वो पिता जिनकी उँगली पकड़कर आप चले हैं और फिर उनके अंतिम दर्शन भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो स्क्रीन की दुनिया ही सब कुछ हो गई। तो सच में बहुत दुखद जी, है और अगर आपके इस उपन्यास के माध्यम से लोगों में ये संदेश जाता है कि जी कहीं हाँ, भी रहें, लेकिन माँ-बाप से मिलकर रहें, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारी ये जो समस्या है, जैसा भी आपने बताया वृद्धाश्रम बहुत हो गए हैं, तो उसकी हुँ, समस्या भी थोड़ी हल हो सकती है। जी हाँ, समाज के लिए एक बहुत प्रेरित उपन्यास है सर, इसके जी हाँ, लिए आपको नमन। और वर्तमान समय में मैंने देखा आपके पेज पर भी कि बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, समाज जी से हाँ, जुड़े हुए लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं आप तक पहुंचाते हैं कि हमारे जी हाँ, मुझे ऐसा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपके पाठकों को भी ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के बड़े हैं, क्योंकि अब एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार नहीं है और ऐसे में आप उनके लिए उनके घर के बड़े सिरमौर बन गए हैं। तो लोग जब आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, रोज मैं देखती हूँ हजारों की संख्या में आपके पेज पर प्रश्न होते हैं, तब आपको कैसा लगता है सर उनको सलाह देना? मुझे अच्छा अ, लगता है, मुझे ये लगता है कि मेरा कुछ उपयोग लोगों को समझ में आया, मेरे विचार लोगों को जच रहे हैं, मेरी अप्रोच लोगों को अच्छी लग रही है। असल में मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो सीधा सोचता है, उल्टा नहीं सोचता। मेरे से लोग सवाल पूछते हैं तो जो हो सकता है मैं उनको उम, बताता हूँ, मार्गदर्शन तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें बताता हूँ, जो मेरे समझ में आता है रास्ता जी। क्योंकि जब आप लाइव चैट करते हैं अपने पाठकों से तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अ, अभी तक मैंने बहुत कम ऐसे लेखक देखे हैं जो अपने पाठकों से इस तरह से रोज लाइव चैट करते हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास भी है और अनूठी पहल भी है सर। मैंने बहुत कम लोगों जी, को, लेखकों को देखा है जो अपने पाठकों से रोज डेली लाइव चैट करते हैं। तो ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है।
तो इसका सुझाव कैसे, मतलब इसकी प्रेरणा कहूँ या ये विचार कैसे मन में आया? क्योंकि मैं देखती हूँ रोज़ आपके पृष्ठ पे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके आप जवाब दे रहे होते हैं। सर का नेट थोड़ा-थोड़ा अटक के चल रहा है। मैं सवालों का जवाब भारत की तकनीकी समस्या, सवाल जब आते हैं तो इंटरनेट थोड़ा मुझे रुक-रुक कर मैं चल रहा है। जी हाँ, जी सर। जी सर। जी, जी, सवाल लोग पूछते ही अच्छा लगता है। सवालों का पूछा जा दूँगा, मार्गदर्शन दूँगा। तो ठीक है, बोलता हूँ। ट्रेनिंग में मेरा प्रश्नोत्तर का सेशन होता था, लोगों के सवाल आते थे, मैं जवाब देता था। अब फेसबुक के माध्यम से सवाल आते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। ट्रेनिंग से याद आया सर, आप तो अभी भी ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं ऑफिसर्स को। तो जब आप ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, तब क्या वहाँ पर लोग आपके साहित्य की भी चर्चा करते हैं? नहीं, 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 साहित्य की चर्चा मैं नहीं करता। मैं जिस विषय पे काम करता हूँ, उस विषय की चर्चा करता हूँ और अपनी किसी भी उपलब्धि को मैं बताता नहीं किसी को। कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा लिखा, मैंने वो लिखा, वो सब नहीं। मैं ट्रेनिंग जब करता हूँ तो सिर्फ ट्रेनिंग करता हूँ, लिखता हूँ तो सिर्फ लिखता हूँ, फेसबुक में रहता हूँ, सिर्फ फेसबुक में रहता हूँ और उसके बाहर नहीं जाता हूँ मैं। इसी प्रकार नहीं, मुझे हमारे साथ व्हाट्सएप की चर्चा पसंद नहीं, मुझे मैसेज बॉक्स पसंद नहीं, मैं बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ। केवल फेसबुक, ओनली फेसबुक। फेसबुक मुझे बड़ा अच्छा माध्यम लगा। इस फेसबुक ने मुझे लेखक बना दिया, साहित्यकार बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज मेरे 30,000 फॉलोअर हैं। 30,000 फॉलोअर एक में और 7 एक में 37,000 फॉलोअर हैं और मैं उन सब का बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने इस 14 साल में मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ, सब जगह लोग मेरा स्वागत करने के लिए स्टेशन पे खड़े रहते हैं, घर ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपने साथ बातचीत करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज के व्यवहारिक जगत में भी मानवीय मूल्य और संबंधों का असर बचा हुआ है। नहीं तो लोग बोलते हैं कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पूछता। मुझे तो इतना मान सम्मान मिलता है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो अद्भुत चमत्कृत हो जाता हूँ लोगों के प्यार से और वो मुझे पूरे भारत में मिलता है। जहां पहुंच जाऊं मेरा कोई ना कोई मित्र वहां मुझे मिलता है और मुझे अपने गले से लगा लेता है। जी सर, और आपने अपनी यात्रा वृत्तांत में जब आप विदेश में थे, कायरो में मेरे ख़्याल से, वहाँ का भी, कायरो में थे या मोरक्को में, वहाँ का भी आपने यात्रा वृत्तांत में भी दिखाया था कि किस तरह से जो वो महिला, विदेशी महिला आपको मिली थी और उन्होंने किस तरह से आपकी सहायता की थी और भाव विभोर हो गई थी आप दोनों से मिलकर, आपने अपने यात्रा वृत्तांत में भी बताया था। और जी हमारे साथ फेसबुक से चेन्नई से वरिष्ठ बाल साहित्यकार रुचिका शर्मा जी जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। जी हाँ, और धन्यवाद एकता धन्यवाद। कोचर रलन जी भी जुड़ गई हैं, आप अच्छी कवित्री हैं। मॉरिशस जी से कल्पना लाल जी भी जुड़ गई हैं। और जी सर सर आपने लिख रही हैं कि सर आप बहुत बैलेंस काम करते हैं। तो मुझको लगता है इसमें जो बैलेंस काम करने का जो है उसमें कुछ ना कुछ योगदान दद्दा जी का भी रहा है। दद्दा जी ने मुझे दद्दा जी ने मुझे तरीके से काम करना सिखाया। उनका कोई भी सामान बिखरा नहीं रहता था। जैसा पेन भी वो रखते थे तो बिल्कुल सीधी रखते थे और जहां रखते थे वहीं रखते थे और बिल्कुल साफ सुथरा काम था। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे वो। इतनी ईमानदार कि मैं क्या बताऊं। बहुत बढ़िया आदमी।
तो वो उन्होंने भी मुझे सिखाया, कुछ उनका गुण मुझ में आया, और आज भी मैं ईमानदारी को ही प्रमुख मानता हूँ। मैं किसी प्रकार गलत ढंग से पैसे कमाने या गलत ढंग से नाम करने या गलत ढंग से प्रसिद्धि पाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, मैंने कुछ कोशिश नहीं की। मैं किसी संगठन में नहीं हूँ, मैं किसी साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं जाता, और अपना काम चुपचाप करता हूँ। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा कि बिल्कुल तटस्थ रहकर काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, वो जरूरी है। बिल्कुल सर। एक एक महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शक और जानना चाहते हैं, थोड़ी व्यक्तिगत है। जी आपने जो नियम दादाजी से सीखे, क्या वो नियम आपके बच्चों तक आपने आत्मसात किए और अगली पीढ़ी को भी वही नियम दिए हैं? जी हाँ, मेरी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है, वो रायपुर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक बार यूनिवर्सिटी की ओर से उसे यहाँ पर बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में जांच के लिए भेजा गया। जब जांच उसने कर ली, तो जो डायरेक्टर है उसने उसे एक लिफाफा दिया। लिफाफे में रुपए रहे होंगे, उसने लेने से इनकार कर दिया। बोले क्यों, इसको लेने से क्यों इनकार कर रहे हो? बाकी तो 5 लोग आए हैं, सबने ले लिया। तो बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी रिपोर्ट सही दूंगी, आप चिंता मत करो, पर रुपए आप रख लो। बोले नहीं, तुम मेरी भतीजी हो, तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं, तुमको ये लेना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी। और जब वो जिद करने लग गए, तो उनसे बोलती है, आपको पता है मैं किसकी बेटी हूँ? उन्होंने चुपचाप वापस रख लिए पैसे। तो ये मतलब मेरी बेटी का एक उदाहरण बताया। मेरा बेटा सन्यासी है, मेरा एकमात्र बेटा जो इंजीनियर हुआ, त्रिची एनआईटी से इंजीनियर है। वो सदगुरु जग्गी वासुदेव की सेवा में विगत 23 साल से लगा हुआ है, वहाँ ब्रह्मचारी है, वो आश्रम चला गया। तो ये सब दादाजी का कमाल है। जी। आपने अभी बताया सर कि आपके जो बेटे हैं वो रिजू जी स्वामी बन गए और आश्रम चले गए, तो आपका तो एक ही बेटा था और हाँ हाँ वो सन्यासी हो गए, तो हाँ उसका भी आपने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है, उस हाँ हाँ संदर्भ का भी। हाँ। सर, किया हमारे दर्शक आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस बारे में। क्या क्या आपके जानना बेटे चाहेंगे? जब संन्या आपके बेटे जब सन्यास की राह पर निकल गए, तब आपका क्या रिएक्शन था? कैसा आपकी सोच रही, कैसा रहा उस समय? उस समय तो बहुत मनोभाव दुख कैसे, लगा। मनोदशा कैसी थी? उस हुँ। समय तो बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। एक बेटा पढ़ लिख के, जिसके शादी ब्याह की हम कल्पना कर रहे थे, उसके बच्चे होंगे, पोतियां खिलाने की कल्पना कर रहे थे, वो अमेरिका जाके बसेगा तो अमेरिका घूमने की कल्पना कर रहे थे, सब ध्वस्त हो गया। और वो वहां चला गया। तो खैर असल में क्या था, हम पति पत्नी के बीच में ये तय हुआ था, जब बच्चे पढ़ रहे थे तब, कि हम अपने बच्चों की मर्जी के में बाधक नहीं बनेंगे। मेरे पिताजी मेरी मर्जी में बाधक बने, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। ये इसका रिएक्शन था कि मैंने अपने बच्चों के साथ सकारात्मक ढंग से जो वो चाहते हैं करें। उसकी इच्छा थी सदगुरु जग्गी वासुदेव के पास जाने की, उसने जाहिर की, हमने हाँ कह दिया, ठीक है जाओ। दुख तो लगा, लेकिन उस दुख के बाद जब हमें समझ में आया कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। एक बार वहां के कलेक्टर ने उससे पूछा कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ आ गए हो, और तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ? तो उसने जवाब दिया कलेक्टर को कि सर, मैं वहां रहता तो केवल अपने माता पिता की सेवा करता, यहाँ मैं हजारों माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। वाह! अद्भुत सर, सच में आपकी परवरिश दिखाई दे रही है, आपके बच्चों में भी परवरिश दिखाई दे रही है। सच जी सच ही कहा आपने कि दादाजी के जो संस्कार थे वो आप में आए और आपसे चलकर आगे बच्चों में भी वह संस्कार आए हैं। कि और क्योंकि ये मैंने आपकी आत्मकथा में भी पढ़ा था इसके बारे में, और मतलब इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना एक बहुत बड़ी बात है कि अ, हमारे जो हिंदुस्तानी परिवार हैं, उन सब में ही एक होता है कि अगर एक बेटा है, तो चलो आगे शादी करेगा, बहू आएगी, घर सँवारेगी, और जब इस तरह से
मतलब मैं क्या कहूँ कि आपने सचमुच में बहुत बड़ा कदम और साहस का कार्य किया कि एक ही बेटा था और वहाँ गया। पर ये भी बेटे का भी बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत सही कहा कि मैं घर रहता तो सिर्फ़ एक माता-पिता की सेवा करता और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। सच में ये बहुत ही अनुकरणीय है उनका कहना भी, और ईश्वर ऐसे ही उनको सेवा में लगाए रखे। तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना सर आपको फ़िल्मों का भी बहुत शौक है। तो ये जी। दादाजी तो इतने सख्त थे कि फ़िल्म नहीं देखने देते होंगे, तो ये फिर फ़िल्मों का शौक कैसे आया? असल में दद्दा जी खुद फ़िल्म नहीं देखते थे और हम लोग उनसे डरते भी थे। तो चोरी से हम फ़िल्में देखा करते थे, उनकी गैर जानकारी में। और कोई फ़िल्म ऐसी नहीं थी जिसको छोड़ते रहे हों, हर फ़िल्म देखते थे। बस जासूसी और मारपीट की फ़िल्में मुझे पसंद नहीं थी, वो मैं नहीं देखता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो व्यक्तित्व है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उसमें 25% 25% जो है, वो मेरे परिवार का हाथ है। 25% जो दूसरा है, हुँ, वो समाज का है। समाज में जो हमने पढ़ाई-लिखाई से और लोगों से संपर्क करके सीखा। और 25% जो है ओशो का प्रभाव है मुझ पर और 25% फ़िल्मों का प्रभाव है। मेरी सारी किताबों के नाम फ़िल्मी गानों पर हैं। सारी किताबें आप पढ़ लीजिए, सब में फ़िल्मी गाने हैं। फ़िल्में फ़िल्मों ने मुझे ये समझाया कि कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है, ये मुझे फ़िल्मों ने सिखाया। उन फ़िल्मों का मैं ऋणी हूँ। मैं राज कपूर का ऋणी हूँ, मैं दिलीप कुमार का ऋणी हूँ, मैं देवानंद का ऋणी हूँ। इन्होंने मुझे सिखाया कि कैसा इंसान को बनना चाहिए। हालाँकि वो काल्पनिक पात्र थे, जी। लेकिन हम तो जब फ़िल्म देखते थे, तो उसको सच मानकर देखते थे। श्री 420 का राजू, कौन भूल सकता है उसके भोलेपन को? जिस देश में गंगा बहती है का राजू, कौन भूल सकता है? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, कौन भूल सकता है? तो वो सब प्रभाव जो है मुझ पर है और मैं स्वीकार करता हूँ कि फ़िल्मों ने मेरा व्यक्तित्व बनाया। मैं जो भी हूँ, उसमें फ़िल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ। हमारी जो वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं रुचिका जी चेन्नई से, वो आपसे पूछना चाहती हैं कि बेटे का सन्यास की तरफ आकर्षण कैसे हुआ? क्या बेटे का संन्यास? अ, आपके बेटे सन्यास की तरफ कैसे आकर्षित हुए? और उसका मतलब प्रारब्ध था। वो सामान्य बच्चा था, नाचने, खेलने, कूदने वाला बच्चा था, बढ़िया मज़ेदार बच्चा था। हम सोच नहीं सकते थे कि वो ये राह पकड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में पूजा-पाठ भी नहीं होता। हम लोग भगवान को नहीं मानते। तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। परंतु अचानक वो आश्रम से जुड़ा, वहाँ गया और सद्गुरु जग्गी वासुदेव से वो प्रभावित हो गया। उसमें वो उसको गुरु को चेला मिल गया और चेले को गुरु मिल गया और वो वहाँ चले गए। हाँ, कोई सही कहा बैकग्राउंड सर, उसका नहीं था, प्रारब्ध के प्रारब्ध था, हुँ, सही क्योंकि है। वो तो आईटी से थे, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसका जहाँ प्रारब्ध होता है, वो वहीं किसी न किसी तरह पहुँच ही जाता है अपनी मंज़िल तक। कभी ऐसा हुआ सर कि आप फ़िल्म देखने गए और दद्दा जी ने पकड़ लिया हो? लगता है सर का नेट फिर से मुश्किल आ गई सर के नेट में। थोड़ा-सा व्यवधान आ गया है, इंटरनेट है। अब तक आप सुन ही रहे हैं कितनी रोचक बातचीत चल रही है, और एक साधारण इंसान, और उन्होंने आत्मकथा लिखी और आत्मकथा इतनी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि हज़ारों की संख्या में उनके प्रशंसक और पाठक बन गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं मित्रों कि यदि जहाँ चाह हो वहाँ राह निकल ही आती है। आप कुछ भी करना चाहें, यदि आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। और जैसा कि अभी सर के साथ हम बातचीत कर ही रहे हैं, अभी सर जुड़ेंगे हमसे, उनके यहाँ नेट, क्योंकि बिलासपुर छोटा शहर है, मुझे लगता है वहाँ की मौसम की खराबी या नेट की समस्या के कारण थोड़ा-सा सर को परेशान होना पड़ रहा है।
अभी पुनः वो हमसे जुड़ जाएँगे, तब तक आप अपने सवाल कर सकते हैं, भेज सकते हैं और मैं आपके बिना पर वो सवाल पूछ सकती हूँ। तो आपकी प्रतिक्रियाएँ बनी रहें, चलती रहें, हमें अच्छा लग रहा है कि आप कार्यक्रम में रुचि दिखा रहे हैं। मैंने सर की जो आत्मकथा पढ़ी थी कोरोना के टाइम में छोटे-छोटे अंश जो डलते थे, उस अंशों को मैं पढ़ती थी और एक बार सर ने बताया था कि किस तरह से उनके जो दादाजी थे वो अ, जी हाँ, रुचिका जी, आपने सही कहा कि बच्चे जिस उम्र में मौज-मस्ती करते हैं और बेटा इस तरह से चला गया वहाँ पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये संस्कार ही हैं जी, कि इस तरह से जी, जी सर, हमसे फिर जुड़ गए हैं सर। जी हाँ, जी सर, रुचिका जी लिख बोलिए, रही हैं कि सही है बोलिए। सर, वरना बच्चे उस उम्र में मौज-मस्ती करते हैं, लेकिन आपका बेटा अध्यात्म की ओर आकर्षित हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सराहना कर रही हैं आपके बेटे के लिए रुचिका जी और मॉरिशस से कल्पना लाल जी भी बहुत कह रही हैं कि सही कहा सर आपने, जिसका जहाँ प्रारब्ध होता है, बच्चे वहाँ वहीं जाता है वो इंसान। तो सर मैं आपसे पूछ रही थी कि कभी ऐसा हुआ कि दादाजी ने आपको पकड़ लिया हो, आप फ़िल्म देखने गए हों? जी सर, इंटरनेट का वरदान रहा आ रहा है। जी सर, उनकी गैर जानकारी बहुत सारी गप्पे किया करते। फिर से उनका नेट कट गया है, मुझे लगता है कि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा या इंटरनेट हमारा साथ नहीं दे रहा। आज की चर्चा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था और दिलचस्प चल रहा है, लेकिन क्या करें, सर का नेट बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तकनीकी खराबी है। लेकिन अभी पुनः सर हमसे जुड़ेंगे क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं दोबारा से कनेक्ट होने के लिए और वो पुनः हमसे जुड़ेंगे। हम फिर इस रोचक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे और देखते हैं कि आगे सर हमें क्या जी हाँ, नेट साफ़ नहीं है। दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, नेट की ही प्रॉब्लम हो रही है उनके यहाँ से, इसीलिए मुश्किल है। बिलासपुर भारत का एक छोटा-सा शहर है छत्तीसगढ़ में और वहाँ पे अक्सर नेटवर्क की समस्या हो जाती है। वैसे तो नेटवर्क की समस्या पूरे भारत में ही रहती है, लेकिन छोटे शहरों को इसका सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी कि जब मैंने सर की आत्मकथा पढ़ी थी तो उसमें बड़ा दिलचस्प प्रसंग था जब इनका विवाह हुआ था। और जब विवाह हुआ था तो लड़की देखी नहीं थी और लड़की जो थी वो शहर की थी और वो गाँव में आती है और कैसे अपने आप को उसको ढालना पड़ा उस वातावरण में, वो भी बहुत दिलचस्प कहानी थी कि जो लड़की शहर से आई है गाँव में उसको बहुत सीमित साधनों में काम करना पड़ता था, घूंघट में रहना पड़ता था। खाना बनाने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती थी, कभी 2 शब्द तारीफ़ के नहीं मिलते थे। तो सर की जो पत्नी है माधुरी जी वो भी सर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है साहित्य लेखन के लिए। मेरा मिलना नहीं हो पाया उनसे बिलासपुर में और मुझे लग रहा है कि शायद सर के नेटवर्क में थोड़ा ज़्यादा व्यवधान हो गया है। तो दोस्तों आज आप हम इस कार्यक्रम में यहीं विदा लेते हैं क्योंकि बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है और सर जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। तो मुझे लगता है कि आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में हम फिर जुड़ेंगे अगले सप्ताह। फिर से नए लेखक के साथ लेखक की कहानी, नए लेखक की ज़ुबानी सुनेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ हमारे साथ बनाए रखी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद।